हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि टेलीग्राम पे जो डिस्कशन किया गया था कि 3:30 बजे कम से कम 20 लोग लाइव आ जाएंगे, तो क्या होगा, ये सेशन रेगुलर चलेगा और लगभग 1 महीने के अंदर हम लोग आराम से कंप्लीट कर देंगे। जो स्टूडेंट लगातार चीज़ें देख रहे हैं और अगर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पिछली क्लासेस को किया है, तो उनको ये पता होगा कि जो चीज़ें हम कंप्लीट कर रहे हैं बहुत ही बेहतर मैनर में और टॉपिक वाइज चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। और एक स्ट्रेटेजी का भी वीडियो आया था कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो अगर आप लोग 20 लोग आ जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि मेरी भी एक रेगुलरिटी बन जाएगी और आपकी भी एक रेगुलरिटी बन जाएगी और टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। नहीं तो क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और चीज़ें सही से मैनर में कंप्लीट हो नहीं पाती हैं। तो रेगुलरिटी के लिए मैं बस ऐसा कह रहा हूँ। तो अगर आप सब साथ देंगे तभी मैं आप सभी का साथ दे पाऊँगा। तो प्लीज़ कम से कम 20 लोग लाइव आइए, पढ़िए साथ में, देखिए बहुत बेहतर आपको एक नया लेवल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि आप सभी को पता है, जितने भी क्षेत्र हैं, जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं पूरे विश्व में, उन क्षेत्रों के ऊपर हम बात कर रहे थे कि भारत का वहाँ से कैसे संबंध हो सकता है। जो कि हमारी जीएस पेपर 2 की जो यूनिट है 17, 18, 19 और 20, ये 4 यूनिट हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लगती है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध। इसके पहले हमने मध्य एशिया पढ़ लिया था और उसके पहले पूर्व एशिया जो है हमने उस पर डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था पैसिफिक ओशन, मतलब जो प्रशांत क्षेत्र है उसके बारे में भी डिस्कस किए थे। ठीक, तो आज पश्चिम एशिया की बात करेंगे। देखो, पश्चिम एशिया का जो मैप है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अरब सागर है, उसके नीचे ओमान जो देश है, फिर नीचे यमन है, यहाँ से अदन की खाड़ी शुरू हो जाती है, ये लाल सागर है। ठीक, यहाँ पे तुर्की है, सीरिया है, ये इज़राइल आ जाएगा। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है। इराक है, ये अजरबैजान है, जॉर्जिया है, और इधर ईरान है। फिर अबू धाबी और कुवैत वगैरह यहीं पे आ जाते हैं। तो ये कुल मिला के क्या है, एक पश्चिम एशिया की तस्वीर है जो आपको 1 से 2 बार बनाना ही है। याद रखिएगा, बना के ही जाना है, जिससे एग्ज़ाम में अगर पश्चिम एशिया पे क्वेश्चन आए तो आप मैप जरूर बनाइए। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय के जो संबंध के क्वेश्चन होते हैं, अगर वहाँ पे आप मैप बना के चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा पाएँ कि यहाँ यहाँ पे डिस्प्यूट एरिया है, यहाँ यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, विश्वास करिए उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत का पश्चिम एशिया के साथ संबंध। तो आप ये एक ऐसा मैप बना सकते हैं जिससे क्या होगा, चीज़ें आप जो समझाएंगे उससे वो चीज़ें कंटेंट रिलेटेड होता दिखेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए आइए बात करते हैं कि पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट क्या है और जो विश्व है वो किस हिसाब से उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि सीधी सी बात है, विश्व में अगर कोई भी घटना कहीं घटती है तो उससे पूरा विश्व कहीं ना कहीं आहत होता है। तो उसी हिसाब से पश्चिम एशिया लगातार तनाव का क्षेत्र तो है ही है। जैसे ईरान, आप जानते हैं ईरान और इज़राइल, इसका हमेशा बवाल चलता रहता है। इराक के साथ अलग ही मैटर है। तुर्की आप जान ही रहे हैं। तो हर जगह कंडीशन थोड़ी अलग है। आइए पढ़ते हैं। देखो, पश्चिम एशियाई देश जो बड़े पैमाने पर यूक्रेन और रूस से अनाज का आयात पर निर्भर हैं, वे उस देश में संघर्ष के सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित हैं। आज की बात हम कर रहे हैं। आज क्या है, जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो पश्चिमी एशियाई देश हैं बड़े पैमाने पर यूक्रेन से और रशिया से ना उनके पास गेहूं आता है। ठीक है, याद करिए, अभी बीच में एक न्यूज आई थी कि तुर्की ने भारत का गेहूं वापस कर दिया, ये कह के कि गेहूं क्या है, वो ख़राब है ना। तो लेकिन बाद में समस्या हो, क्योंकि भारत तो कहीं और बेच लेगा, तुम क्या करोगे, क्योंकि यूक्रेन और रूस की यहाँ युद्ध हो रहा है और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यूक्रेन गेहूं का एक अग्रणी देश है। तो वहाँ से जो गेहूँ आता था उससे ये काफ़ी निर्भर है। रीज़न क्या है कि आगे चल के यहाँ से ना पूरी रास्ता आगे जाके मिल जाता है रशिया से, यूक्रेन से, है ना। तो इस वजह से अब देखिए, वे उस देश में संघर्ष के सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। सीधी सी बात है, वो प्रभावित होंगे ही। आगे, पश्चिम एशिया 2021 में हिंसा के चक्र में फंसा रहा, जिससे गृह युद्धों ने क्षेत्रीय तनाव को हवा दी है। सीधी सी बात है, जैसा आप जानते हैं इजराइल का मुद्दा हमेशा रहा, ये ईरान के जो शायद सेना के अध्यक्ष थे वो मार दिए गए। ये सब चीज़ें होती रहीं तो क्या हुआ, लगातार तनाव का क्षेत्र बना रहा, और जिससे क्या हुआ, पश्चिम एशिया की जो शांति है वो कहीं बिखर गई है। आगे देखते हैं। देश की सरकारों, क्षेत्र की सरकारों के बीच चल रहे विवादों के कारण भी पश्चिम एशिया युद्ध में लगातार खबरों में रहे हैं।
जैसे आप जानते हैं कि जैसे सऊदी अरबिया तो भले नहीं रहता है इन सब चीज़ों में, लेकिन इसके ऊपर ये जो देश है ना, अजरबैजान हुआ, ईरान हुआ, सीरिया हुआ, इराक हुआ, ये सब हमेशा गृह युद्ध में है, हमेशा, क्योंकि यहाँ पे स्थिर सरकारें नहीं हैं, और जो सरकार है भी उसको जो है सेना गिरा देती है, तो ये सब समस्याएं लगातार बनी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे संकट लगातार उत्पन्न है। यहाँ सामाजिक अनुबंध जैसे सोसाइटी कॉम्पैक्ट जिसे कहा जाता है की प्रकृति विकसित हो रही है, जिससे रोजगार मुक्त तथा कर लागत पर व्यवस्था का जो कर लागत है उसके साथ जो स्वास्थ्य है, मुफ्त शिक्षा है, विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सब्सिडी से शासन बेहतर हो रहा था। लेकिन जो सामाजिक अनुबंध कब बनेगा, जैसे मान लीजिए ईरान है, ईरान के साथ इराक का सामाजिक अनुबंध अगर अच्छा नहीं होगा तो इराक भी उतना ही परेशान रहेगा और ईरान भी, और उसके साथ अगर देखा जाए तो तुर्की भी, आप देख रहे हैं जो भी इससे साथ रिलेटेड होगा वो सभी परेशान होंगे। उसी तरह क्या होता है कि जो सोसाइटी अनुबंध है वो क्या करता है, हमेशा रोजगार लेकर आता है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं, शिक्षा लेकर आता है, समाज में शांति व्यवस्था लेकर आता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहुत ही कम स्तर पे। देखा जाए कि जो ये वाला इलाका है, ओमान, यमन, सऊदी अरबिया, है ना, यहाँ इज़राइल, यहाँ से अबू धाबी, है ना, कुवैत, ये सब एरिया भले थोड़े शांत हैं, शांत क्या, ज़्यादा ही शांत हैं, लेकिन ये ऊपर वाला इलाका काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो इंटरनल युद्ध देशों में चलते रहते हैं, इस वजह से समस्या बनी हुई है। इतना बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आगे, किंतु कई देशों की आर्थिक स्थिति के कारण इसे छोड़ दिया गया। किसे? सोसाइटी कॉम्पैक्ट। पहले इन्होंने क्या किया, ईरान, इराक, सऊदी अरब सब ने कहा देखो भाई हम आसपास के ही हैं, हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी कॉम्पैक्ट लाना चाहिए, एक अनुबंध करना चाहिए, जिससे क्या हो, हम रोजगार, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की चीज़ों पे हम क्या कर पाएँ, एक मुफ्त में काम कर पाएँ, जो गरीब है उसको मदद कर पाएँ और जो बढ़ना चाहता है उसकी भी हेल्प कर पाएँ। लेकिन जानते हैं स्थितियां ऐसी नहीं थी, और कई देश तो ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जैसे इराक हो गया, सीरिया हो गया, अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया। तो इन्होंने क्या किया, अपना हाथ ही पीछे खींच लिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी नीतियां खुद लागू करेंगे। ठीक, ये सब समस्याएं हैं। आगे लिखा है, जिससे क्षेत्रीय संघर्षों और कोविड-19 द्वारा बदतर बना दिया गया है। जान ही रहे हैं क्षेत्रीय संघर्ष लगातार वहाँ हो रहे हैं, और कोविड-19 जब से आ गया पिछले 2 साल में और ज़्यादा बदतर हालत हो ही गए हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो मुझे लगता है कि आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट हैं। इन्हीं पॉइंट को एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 2023-24 तक यही पॉइंट काम करने वाले हैं। ठीक है, इतनी जल्दी स्थितियाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नहीं बदलती हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग कि पश्चिम एशियाई संघर्ष का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत के ऊपर क्या पड़ रहा है, अमेरिका के ऊपर क्या पड़ रहा है, और भी जितने देश हैं उनके ऊपर क्या पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जो खाड़ी सहयोग परिषद है। ठीक है, तो जो उसके बाहर भी सऊदी और यूएई जो है सुरक्षा साझेदारी अपनी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको डर है, क्योंकि ये शांत देश हैं, तो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पश्चिम एशिया के हालात हैं, वर्तमान हालात हैं, उससे हमारी सुरक्षा को कहीं खतरा ना हो जाए, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, खाड़ी सहयोग के साथ तो हैं ही, लेकिन उसके साथ भी वो बाहर भी क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, जब भारत के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आप सोचिए ना, सीधी सी बात है, पड़ोसी जब अच्छा नहीं होगा तो लोग बाहर ही जाएंगे। आगे, फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष, इजराइल ईरान का संघर्ष, सऊदी अरबिया की आकांक्षाएं तथा अन्य दृष्टिकोण इस देश की संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि सऊदी अरब सबसे बड़ा है तो अपने आप की आकांक्षाएं उसकी भी ज़्यादा हैं, वो अपने आप को हमेशा मतलब एक तरह से अमीरी में दिखाता है, तो वो आजकल सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ही इन्वेस्टमेंट आए, आसपास के लोगों को उतनी इज्जत देता नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, संवेदनशील क्षेत्र तो बना ही है। अब ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे ना तो सीधी सी बात है, आप अच्छे से बता भी पाएंगे कि नहीं भैया विश्व पे प्रभाव है। आगे, एशियाई देशों में भारत और चीन की भागीदारी इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है ना, एक्सपोर्ट का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, यमन, यहाँ सब ना हम एक्सपोर्ट खूब करते हैं। इस वजह से भारत की जो है भागीदारी लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रही है। जैसे आप जानते हैं अबू धाबी जो दुबई है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा खेल के बहुत ज़्यादा
होते रहते हैं मैच वगैरह, क्रिकेट वगैरह, तो ये सब क्या है, एक संबंधी तो बना रहे हैं आप, सीधी सी बात है। आगे, इस क्षेत्र में प्रमुख शांति, रूस का पुनरुत्थान, तुर्की की नई क्षेत्रीय रणनीति, अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव, कई पेचीदा घटनाक्रम बन रहे हैं। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, रूस जो है यहाँ पे एक नई शक्ति बन के उभर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार वो एक्सपोर्ट करता है, खाद्यान्न दे रहा है, इस वजह से क्या होता है, रूस अपना प्रभुत्व यहाँ पे दिखाता है। अगली बात है तुर्की की नई क्षेत्रीय रणनीति, क्योंकि तुर्की भी अपने आप को कम नहीं समझता, वो भी क्या कर रहा है, नई क्षेत्रीय रणनीति लेकर आ रहा है, वो भी गुटबाजी के चक्कर में यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद अमेरिका, ये तो हर जगह अपना हाथ डालता ही डालता है। जैसे आप जान रहे हैं इजराइल, जो उसका कहा जाता है कि वो उसका राइट हैंड है वो उस जगह पे। तो क्या हो रहा है, इससे पूरा तनाव का और बहुत ही पेचीदा घटनाक्रम हो गया है, जिससे क्या है कि पूरा विश्व कहीं ना कहीं इससे आहत है और एक संघर्ष की स्थिति बन गई है। कहाँ, पश्चिम एशिया में। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है और क्या करना है, एज इट इज़। अगर आपसे इंटरव्यू में मान लीजिए पश्चिम एशिया पे क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझा पाइएगा कि रूस, तुर्की, अमेरिका, इन सब चीज़ों को जोड़िएगा, देखिएगा अपने आप सीधी सी बात है, कई सारे उत्तर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग, पश्चिम एशिया और भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सीधी सी बात है, देखो जो पश्चिम एशिया है वो इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने क्या बताया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग निर्यात खूब करते हैं, एक्सपोर्ट का काम हमारा खूब होता है। तो अगर देखा जाए 2020-21 में शीर्ष तेल निर्यातक, जैसे कच्चा तेल जो हम पेट्रोलियम मंगाते हैं, इराक से हमने 22% मंगाया, सऊदी अरब से लगभग 18% तेल हमने मंगाया है। इसलिए हमारे लिए सीधी सी बात है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत कौन है, पश्चिम एशिया, इसीलिए भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं द्विपक्षीय व्यापारिक हिस्सा, विश्व के 6वें हिस्से, वहीं से हम क्या करते हैं, व्यापारिक हिस्सा है हमारा। तो पश्चिम एशिया देखा जाए तो हमारा लगभग 15% या 16% के आसपास हम लोग वहाँ क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या व्यापार में साझा है पूरे विश्व का। तो 6वां हिस्सा यार एक बड़ी बात होती है, तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते। आगे, प्रेरणाएं, प्रेरणाएं मतलब यहाँ से भारतीय लगभग प्रतिवर्ष $40 मिलियन भेजते हैं। अब आपको सोचिए, इतने सारे लोग हमारे वहाँ जॉब करते हैं, जैसे जानते ही आप सऊदीया में बहुत लोग काम करते हैं, अबू धाबी में, दुबई में बहुत लोग काम करते हैं, अमान, ओमान, जितने भी कंट्री हैं हर जगह भारतीय बहुत काम करते हैं, लगभग $40 मिलियन सोचिए भारत में भेज रहे हैं। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि भैया इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं है। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं कि क्या वो टू द पॉइंट यूपीएससी लायक है कि नहीं, एक बार इस पर विचार कीजिएगा। जो पढ़ रहे हैं विश्वास करिए, एज इट इज़ नोट्स बनाइएगा, ज़बरदस्त कंटेंट आपके पास रहेगा। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, रेगुलरिटी का होना आपके अंदर और मेरे अंदर भी ज़रूरी है। मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं तो पढ़ ही ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो रेगुलरिटी आपको ही लानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि नहीं यार, कई सारे लोग हैं जो साथ में हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो मैं भी रेगुलर हो जाऊँगा, सीधी सी बात। चलिए आगे बात करते हैं रोजगार की। अब देखिए, रोजगार में कामगारों, पेशेवरों और उद्यमियों ने लगभग 89 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं। ठीक, और वही लोग क्या कर रहे हैं, प्रेरणा आय दे रहे हैं हमें, तो रोजगार भी तो हमें वहाँ से मिल रहा है। बहुत सारे कामगार, पेशेवर, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ इनकी भी जॉब बहुत ज़्यादा वहाँ लग रही है। ठीक है, आगे निवेश की बात करें तो जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है और अन्य बड़े निवेशक में यहाँ पे वृद्धि हुई है। वो लोग चाहते हैं कि भारत वहाँ के निवेश करे और बेहतर काम करके दिखाए, और लगातार भारत कर भी रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भारत की वहाँ जाके काम कर रही हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पश्चिम एशिया भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये बस 5 बातें ध्यान रखना है। हम ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है हमारा, द्विपक्षीय व्यापार का 6वां हिस्सा है, प्रेरण आय जो हमारी प्रेषण आय है वो बहुत ज़्यादा है, रोजगार के बहुत सारे आयाम वहाँ खुले हैं और लगातार निवेश वहाँ से बढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है यह क्षेत्र अफ्रीका के बाज़ारों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में है। अब देखो यहाँ से आप एक बहुत ज़बरदस्त अच्छे से लिंक कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि अभी इसके पहले जब हमने अफ्रीका को कंप्लीट किया था तो अफ्रीका में हमने देखा कि वहाँ पे बाज़ार बहुत ज़्यादा है, और भारत की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जाके वहाँ पे अपने आप को सेटअप करना चाहिए, क्योंकि
जो प्रचुरता है किस चीज़ की, संसाधनों की, वो बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में। अगर हम वहाँ पे क्या करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, भारत की कोई कंपनी जाके वहाँ पे इंडस्ट्री इन्वेस्ट करे और वहाँ पे जो भी उत्पाद बनाए तो वो कहाँ बेच सकती है, पश्चिम एशिया में। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो अफ्रीका के बाज़ारों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि नज़दीक पड़ता है वहाँ से ना, इस वजह से। क्योंकि अगर आप मैप देखें, देखिए अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये जो लाल सागर है ना, ये बाउंड्री है, इसके इधर तो सीधी सी बात है इजिप्ट आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद इधर जितने देश हैं वो अफ्रीका के देश शुरू हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए, ये बगल से ही है ना, यहीं से तो एक उनको बस लाल सागर पार करना है। अब ये छोटा सा सागर पार करके वो एशिया से मिल जाते हैं, कौन सी, पश्चिम एशिया। तो ये बहुत बड़ा क्या है, एक तरह से व्यापारिक केंद्र है, किसका, अफ्रीका का। तो अगर हम अफ्रीका में अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, वहीं से प्रोडक्ट बना के वहीं सेल कर देंगे, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट की बात होगी कि नहीं। तो भारत अपने औद्योगिक गतिविधियों को जो अफ्रीका में है वहाँ से सीधे बाजार ढूंढ सकती हैं। तो अगर ऐसे पॉइंट अगर आप शामिल करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं, आप थिंकर हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं, वेल डेवलप है, नई सोच है आपकी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिटेल में जाना है ना। चलिए, और आप बता भी सकते हैं कि यार क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पश्चिम एशिया, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, इसीलिए मैंने स्टार बनाया है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बात करते हैं। भारत की पश्चिम की ओर देखो की नीति, जैसे हमने पूर्व की तरफ देखो की नीति लाई थी, उसी तरह हमने 2005 में, कब की बात है, 2005 में हमने पश्चिम की ओर देखो नीति लाई थी। तो उसका क्या महत्व है, आज की स्थिति क्या बनी हुई है और किस हिसाब से ज़रूरी है। देखें, दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। जैसा मैंने बताया, इराक और सऊदी अरबिया, यहाँ से लगभग भारत का देखा जाए तो 40% जो पेट्रोलियम है वो वहीं से आता है। तो ये क्या है हमारे लिए, दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति वहीं से हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। व्यापार और निवेश के आंकड़े लगातार ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम निवेश, जैसा मैंने बताया, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के जरिए भी और अन्य बड़े निवेशक में भी वहाँ वृद्धि हो रही है भारत की तरफ से। तो निवेश लगातार बढ़ रहा है और व्यापार का हम छठवां हिस्सा है ही। आगे, सैन्य सहयोग, जैसे अभी देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था कि सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है, अबू धाबी हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो गल्फ एसोसिएशन है उसके बाहर भी जाके क्या कर रहे हैं, सही सैन्य समझौता और सुरक्षा समझौता कर रहे हैं। तो भारत का हित क्या हो सकता है, जैसे आप जानते हैं इस्लामी उग्रवाद है ना, जो पाकिस्तान के जरिए फैलता है, तो यह आतंकवाद हो गया, या समुद्री चोरी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर हम सैन्य साझेदारी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रुकेंगी। उसके साथ जो काला धन का मामला भारत का है वो अलग ही है, अवैध हथियार, मानव तस्करी, आज से लड़ने में हमें क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। अब वो सहायता कब मिलेगी यार, वो सहायता तभी मिलेगी जब हम लोग क्या कर पाएंगे, पश्चिम की ओर की जो हमारी नीति है उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। और यही सफल है, क्यों सफल है, क्योंकि यही रीज़न है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें यह नीति ना भारत की काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि भारत उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन पे इस समय ध्यान दिया जा रहा है। आगे, नरम शक्ति, जैसे हम जानते हैं हम सॉफ्ट पावर हैं, सॉफ्ट पावर मतलब लड़ाई झगड़े में हमारा दिमाग कम रहता है, हम चाहते हैं कि हम संस्कृति के माध्यम से और लोगों को जोड़ के ही आगे बढ़ें। तो जो नरम शक्ति है भारत की वो हमेशा वहाँ बनी रहे, जिससे सांस्कृतिक प्रभाव में मजबूत किया जाए, और इससे क्या होगा कि जो देश हैं वो भारत के ऊपर ज़्यादा विश्वास करेंगे। देखिए आजकल क्या हो रहा है, चाइना के ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है। रीज़न क्या है, वहाँ की जो सरकार भी है वो भी आप जानते हैं तानाशाही की ही सरकार है। तो लोग जानते हैं जो तानाशाही की सरकार होती है वो कब गिर जाए कुछ पता होता नहीं है। और उसके बाद जो ट्रैप वाला, जो कर्ज को ट्रैप मतलब एक तरह से ऋण दिया जाता है और उस जाल में चाइना फंसा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी जो इच्छाधारी वाली बात है ना, वो कहीं ना कहीं लोग जितने भी देश हैं वो उससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत लोग कट भी रहे हैं। लेकिन भारत की जो नरम शक्ति है उससे लोग जुड़ते हैं और दिल से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो भारत की सॉफ्ट नीति है वो कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित हो सकती है। अगला क्या है, प्रवासी भारतीय हित, जैसा मैंने बताया लगभग $40 मिलियन भेजते हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है ना। उसके बाद लगभग 89 लाख मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास रोजगार है, कहाँ पे है, पश्चिम एशिया में। हम तो 1 करोड़ से ज़्यादा तो वहाँ बैठे हैं यार, अब आप खुद सोचिए। प्रवासी भारतीय हित, शिक्षा तथा खेल खाड़ी देशों में उभरता हुआ नया क्षेत्र है।
जान ही रहे हैं, शिक्षा को लेके हम ध्यान दे रहे हैं, खेल को लेके ध्यान दे रहे हैं, और प्रवासी भारतीय हित, इन सब चीज़ों को लेके एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कहीं से आई हैं। पश्चिम की ओर देखो की जो नीति है वो कहीं ना कहीं सफल इसीलिए है क्योंकि ये सब चीज़ें थी। ठीक है, चलिए अब आइए आगे बात करते हैं। क्या लिखा है, लुक वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। आप एक इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। लुक वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया मतलब वही पश्चिम की ओर देखो की नीति ने निश्चित रूप से खाड़ी देशों के साथ भारत के साथ संबंधों में तेजी आई है। निश्चित रूप से आई है, हम मना नहीं कर रहे हैं, किंतु भारत को केवल व्यापार और निवेश तक सीमित न रहकर शिक्षा, खेल, सक्रिय भारतीय भागीदारी आदि के साथ पूरक होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, सक्रिय भारतीय भागीदारी? जैसा कि आप जानते हैं जो गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं उनका जो एसोसिएशन है वहाँ पे जब भी कोई मीटिंग वगैरह होती है बड़ी, तो भारत को वहाँ बुलाया जाता है। भले भारत उसका मेंबर नहीं है लेकिन भारत को बुलाया जाता है। वहाँ पे एक तरह के कहा जाता है पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है कि आइए बैठिए देखिए क्या हो रहा है। तो अब वो क्या है, एक सक्रिय भारतीय भूमिका ही है। तो ये बना के रखना है, वो हर देश के साथ हमारा होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा देश होगा जहाँ हमारी एम्बेसी ना हो। इसलिए जब इतनी एम्बेसीज हमने वहाँ बना के रखी है, वहाँ इतना हमारा इन्वेस्टमेंट है, खर्चा हो रहा है, तो क्यों ना एक सक्रिय भूमिका हम बना के रखें। शिक्षा और खेल क्या होता है, या जोड़ने का काम करता है हमेशा। अगर आप कहीं पे जाएंगे और शिक्षा को फैलाएंगे तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं, है ना। अगर आपका ही कोई बड़ा भाई या कोई टीचर या कुछ भी आपसे मिले और वो क्या करे, आपको कुछ समझाए शिक्षा को लेके, खेल को लेके, तो आप जुड़ेंगे, तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। किस चीज़ को लेके, किस चीज़ को लेके, भारत की पश्चिम एशिया के साथ संबंध। तो ये जो था हमारा टॉपिक आज का, वो किसका था, पश्चिम एशिया के साथ संबंध। ये हमने कंप्लीट किया, लेकिन एक टॉपिक और है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी कंप्लीट करेंगे, आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए वो है लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका भारत की विदेश नीति की आखिरी सीमा है ये। क्यों, क्योंकि पश्चिम एशिया की बात अगर आप देखेंगे तो लैटिन अमेरिका ही पड़ता है, जो ये वाला क्षेत्र है। क्योंकि हमने यहाँ तक देख लिया था अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये दक्षिण अटलांटिक महासागर आ जाएगा, ऊपर उत्तर अटलांटिक महासागर है, बीच में आप जानते हैं ये सागर आ ही रहा है। अब इधर क्या है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है, ये ब्राज़ील पड़ जाएगा, इधर अर्जेंटीना है, ये चिली है, ये पेरू है, कोलंबिया है, ये पनामा, इधर मैक्सिको। ठीक, और नीचे क्या है, दक्षिण प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे भारत का क्या संबंध है, किस हिसाब से स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए सोच रहा हूँ आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, जिससे अगला मुश्किल से 2 या 3 क्षेत्र और बचे हैं, तो मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर और आएगा, तो हमारा एक टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लैटिन अमेरिका में क्या क्या आता है, ध्यान रखिएगा। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, देखिए कैरिबियन, ये जो छोटे छोटे टापू हैं ना, ऐसे यहाँ पे हजारों टापू हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ जो जो बना है वो लगभग सैकड़ों टापू हैं। वहाँ पे छोटे छोटे देश हैं, वो अपने आप को और वो अपने आप को मिलकर क्या बोलते हैं, कैरिबियन। ठीक है, अब यहीं से क्या होता है, उन्हीं टापुओं से जो क्रिकेटर निकलते हैं उनको मिला के क्या बोल देते हैं, वेस्ट इंडीज़, क्योंकि पश्चिम है ना ये, बिल्कुल भाई पश्चिम है, तो ये पश्चिम है भारत से, तो इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, कैरिबियन। देखिए अगर इंडीज़ है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है, तो इन्हीं को कहा जाता है वेस्ट इंडीज़, कैरिबियन। ठीक, तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, जिसे हम LAC, लैटिन अमेरिका कैरिबियन, LAC जानते हैं। ठीक है, 3 क्षेत्र सम्मिलित हैं, जैसे कैरिबियन क्षेत्र जो मैंने बताया, छोटे छोटे द्वीप सैकड़ों हैं। आगे मैक्सिको से पनामा, ये मैक्सिको है, मैक्सिको का आगे ये क्या लग जाता है, यहाँ अमेरिका आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका है, वो ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में 3 चीज़ें ध्यान रखना, कैरिबियन क्षेत्र, मैक्सिको से पनामा, ये पनामा नहर है ना, यहाँ से तोड़ के बनाई गई है। ठीक है, ये क्या था, यहाँ पे एक तरह ज़मीन थी, ज़मीन से को तोड़ के बनाई गई है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर को उत्तर अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से अमेरिका से जो जहाज़ें हैं वो ऐसे होके चले जाते हैं। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता था, पहले ये ऐसे आता था, कितना लंबा था, है ना। चलिए
तो ये क्या, और दक्षिण अमेरिका, तो ये दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील। आपने जानते होंगे ब्रिक्स के तहत हम तो ब्राज़ील से जुड़े ही हैं, ठीक। और ब्राज़ील क्या है, बहुत उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है, ठीक। अर्जेंटीना काफ़ी बड़ा देश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं आगे। दुर्भाग्य से नई दिल्ली, नई दिल्ली क्यों ना, हमारी राजधानी की भू आर्थिक समीकरण में इस क्षेत्र की बहुत अहमियत नहीं है, क्योंकि भारत ना इन सब चीज़ों पे यहाँ पे उतना ध्यान दे नहीं पाता है। इसीलिए हमारा दुर्भाग्य है कि नई दिल्ली का जो आर्थिक समीकरण है इस क्षेत्र में उतना अहमियत वाला नहीं है। लैटिन अमेरिका वह क्षेत्र रहा है जहाँ हमेशा से भारतीय राजनेता सबसे कम दौरा किया है। अब ब्राज़ील, कोई अर्जेंटीना आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि अर्जेंटीना कोई हमारा जो है हमारे प्रधानमंत्री कोई गया है, जाते ही नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। अब मैक्सिको, कैरिबियन में कहाँ कोई जाता है, जाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से दुर्भाग्य है, नहीं तो कह सकते हैं हाँ ठीक ठाक नज़र है, लेकिन उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। अब मान लो यूपीएससी इस पे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछेगा कि भू आर्थिक समीकरण को देखते हुए हमने कहीं लैटिन अमेरिका को भुला तो नहीं दिया है, ठीक। इस परिप्रेक्ष्य में तथ्यों की जांच कीजिए तथा बताइए आने वाली संभावनाएं भारत के लिए क्या हो सकती हैं वहाँ से। अब ऐसा करके उसने 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर आपको लैटिन अमेरिका तैयार नहीं है और आपने इसको इग्नोर कर दिया तो तोते तो उड़ जाएंगे, क्योंकि आप फिर वही मिला जुला क्वेश्चन लिख के आएंगे, एग्जैक्टली पता नहीं होगा कुछ। तो इसलिए थोड़ा सा हमारे पास पूरा विश्व का एक अच्छा सा हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, और ये इतना आसान सा मैप है, इसको बना लेना 2-3 बार, ठीक है। अब देखिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही पेज में करा रहा हूँ, बस इतना कर लो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है, इस क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है भारत को, ठीक है, बस यही करना ही है। आपसे हमेशा यही पूछेगा यूपीएससी, इस क्षेत्र में ध्यान क्यों नहीं दे रही है, ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है, तो आप बता दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ जानना ही नहीं हमें। देखो क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लैटिन अमेरिका एक स्थिर और तेज़ी से बढ़ने वाली बाजारों तथा अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ध्यान रखिएगा, 2 शब्द एकदम इम्पॉर्टेंट है, वो लिखना ही लिखना है आपको, एक स्थिर और दूसरी तेज़ी से बढ़ती बाजार। देखो स्थिर क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, पनामा, कोलंबिया, मेक्सिको, यहाँ सब ये स्थिर सरकारें हैं। यहाँ पे कभी आपको गृह युद्ध और ये सब चीज़ें सुनने को मिलेगी ही नहीं। अमेज़न नदी यहीं से बह के जाती है, ठीक है। तो आप सोचिए ना, इतना स्थिर जगह है और लगातार ये बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना, जो आप जानते हैं फुटबॉल में तो बहुत आगे है ये, ठीक है। लियोन मेसी एक समय था अर्जेंटीना से खेलते थे। तो आप खुद सोचिए, मैंने क्या बोला कि कहीं ना कहीं क्या है, लैटिन अमेरिका स्थिर है, तेज़ी से बढ़ते बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसीलिए यह क्षेत्र हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। भारत कच्चा पेट्रोलियम का 15 से 20%, कितना, 15 से 20% जितना हम लोग कहाँ से मंगाते हैं, इराक से, लगभग 22% के आसपास, उतना ही हम लोग कच्चा पेट्रोलियम यहाँ से मंगाते हैं, क्योंकि जो पेरू है, चिली है, यहाँ पे ये मिलता है। आगे तांबा, चांदी, सोना जैसे खनिज और वनस्पति तेल का आयात भारत करता है। तो यह लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, सीधी सी बात है। आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र में भारत फार्मास्यूटिकल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में जो फार्मास्यूटिकल की वहाँ काम करती हैं। ऑटोमोबाइल में जो आप बजाज सुनते हैं ना, बजाज, वो बहुत बड़ा लेवल पे काम करता है वहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे। आईटी, ऊर्जा तथा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश 12 से 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, किसका, भारत का। इस वजह से अब भारत को इस क्षेत्र में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल में वहाँ अच्छा कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल में हम वहाँ अच्छा कर रहे हैं, आईटी में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, विनिर्माण में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाइना से कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन हम कर रहे हैं, उनसे आगे हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए गोल्डी लॉक्स जोन, मतलब एक तरह से गोल्डी लॉक्स कहा जाए कि गोल्डन, मतलब एक सोने की ताला की तरह है, गोल्डी लॉक्स जोन में आता है, जहां प्रतिस्पर्धा स्तर और उत्पादों की गुणवत्ता मानक बेहद ऊंचे हैं। क्योंकि जो अर्जेंटीना है, चेरू है, पीले है ना, ये सब है, जो पेरू, चिली है ना, तो यहाँ क्या है, ब्राज़ील वगैरह में ना
जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए कहा जा रहा है जो प्रतिस्पर्धा का जो स्तर है वो उत्पादों की गुणवत्ता और मानक बेहद ऊंचे हैं। जैसे दो तरह से इस बात को समझ सकते हैं। यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड यूपीएल जो एक भारतीय कंपनी है, कृषि रसायन बनाती है। क्या बनाती है? कृषि रसायन, जो भारत से ज़्यादा ब्राज़ील में कमाती है। आप सोचिए, मतलब यहीं की कंपनी वहाँ जाके क्या बनाती है? कृषि रसायन, जैसे डाई वगैरह, खाद वगैरह, है ना, ये बनाती है और भारत से ज़्यादा वहाँ कमा रही है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए गर्व की बात तो है ही। आगे, बजाज कंपनी का बोलबाला कोलंबिया और मध्य अमेरिका में है। सबसे ज़्यादा बाइकें बेचता है वहाँ पे कौन? बजाज। ठीक है, आज भी आप लोग बजाज से चलते हैं, है ना, बजाज पल्सर जानते होंगे आप। तो ये क्या है भाई, कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई पूछे कि भैया लैटिन अमेरिका भारत क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, या दक्षिण अमेरिका पे भारत क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, तो आप बताएंगे कि ये मुद्दे हैं, इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए। और एक बात, दुर्भाग्यवश वाली बात तो ज़रूर लिखेंगे आप, ध्यान रखिएगा। दिल्ली भले ही आर्थिक समीकरण है, लेकिन उतनी अहमियत दिल्ली नहीं दे रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि यह जो क्षेत्र है वह राजनेता वहाँ सबसे कम दौरा कर रहे हैं। और एक बात और नहीं भूलना है, क्या? कैरिबियन क्षेत्र, मैक्सिको से पनामा तक और दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है, ये इतना ही क्षेत्र किस में लगता है? लैटिन अमेरिका में लगता है। और कैरिबियन के लेके मैंने आपको बता ही दिया कि कैरिबियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो इतना तैयार कर लीजिएगा। आज का सेशन बस इतना ही रहा। ठीक है, उम्मीद है 30-32 मिनट हुए हैं और हमने दोनों कंप्लीट कर लिया। सोचा 1 घंटा चलेगा, लेकिन अच्छे से कंप्लीट हुआ। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। प्लीज़ अगर आप रेगुलर रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तभी जैसे हमें भी ये लगेगा यार नहीं लोग कर रहे हैं तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी बात होती है तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया गया है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।